मैसेज मैं लेके आया वो तो आपने मेरी तकरीर में सुना। वैसे और भी बहुत कुछ था कहने के लिए, लेकिन वक्त ने इजाज़त दी नहीं। हम तो सिर्फ ये उम्मीद लेके यहाँ आए हैं कि थोड़ा सा हम में और लोगों में, बिलखसूस 2019 के बाद जो एक थोड़ा सा फासला बना है, उसको दूर करने आए हैं। मेरे कई सारे यहाँ पे सियासी साथी हैं जिनसे कुछ सालों के बाद मुलाकात हो रही है, और मैं जनाब हमारे जो सदर मोहतरम हैं फारूक साहब, उनके तरफ से यहाँ मुबारकबादी का एक पैगाम भी लेके आया हूँ कि हाल ही में डीडीसी इलेक्शंस में यहाँ जो हमारी कामयाबी हुई और उसके बाद जो डॉक्टर शान साहिबा चेयरपर्सन बने, तो ज़रूरी था कि यहाँ आए और थोड़ा सा इनकी भी हौसला अफजाई। सर, आमिर मागरे की डेड बॉडी अभी तक नहीं है। बड़ी बदकिस्मती की बात है सर। आपने एहतजाज इस तरह के हालात जनाब, ये किसी को भी नहीं लगता ये काबिल कबूल है। हम चाहते हैं उनके वालिद साहब के हवाले जो है की जानी चाहिए। क्या सर आप इसको लेकर एहतजाज पे बैठेंगे, क्योंकि पहले आप जब बैठे तो उसकी वजह से, उस प्रेशर की वजह से ही सिविलियन डेड बॉडी कश्मीर में वापस मिली थी? जनाब मैं वो क्रेडिट तो मैं ले नहीं सकता हूँ, लेकिन सर लेकिन जहाँ हम इसमें कोई रोल अदा कर सकते हैं वो हम करते रहेंगे, इसमें हम पीछे नहीं हटेंगे। सर नेशनल मरकज़ी हुकूमत तो इलेक्शन करने के लिए तैयार है। आपको ये सवाल यहाँ की इंतज़ामिया से करनी चाहिए कि क्या वो इलेक्शन करने के लिए तैयार है। मुझे डर इस बात का है कि जहाँ वज़ीर आज़म साहब और होम मिनिस्टर साहब इलेक्शन की बात करते हैं, उस इलेक्शन को सैबोटाज करने वाले यहाँ की इंतज़ामिया है, जम्मू कश्मीर की यूटी एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि यहाँ इतने सारे बेताज बादशाह बैठे हुए हैं जो ये कभी नहीं चाहेंगे कि पावर जो है दोबारा लोगों को ट्रांसफ़र हो। आप देख पंचायतों के साथ उन्होंने क्या किया, इलेक्शन कराए, बॉडियाँ बनाई, लेकिन जो पावर्स इनको ट्रांसफ़र होने थे वो किए नहीं, क्योंकि यहाँ सेक्रेटेरिएट में कुछ ऐसे लोग बैठे हैं जो चाहते हैं कि सारा पावर सेंट्रलाइज तरीके से उनके पास हो। तो मुझे अब देखना पड़ेगा कि पलटा किसका भारी है, वज़ीर आज़म साहब का कि यहाँ की इंतज़ामिया का। अगर पलटा वज़ीर आज़म साहब का भारी है तो इंशाल्लाह फिर मार्च अप्रैल में इलेक्शन होंगे, लेकिन अगर यहाँ की इंतज़ामिया का पलटा ज़्यादा भारी रहा तो फिर इलेक्शन होंगे नहीं। जब होंगे तो हम उसके लिए तैयार हैं। 5 अगस्त वज़ीर आला, मैं तो चाहता था कि मैं एक बदला हुआ रामबन देखूं, एक रामबन ऐसा देखूं जिस पे कि हर कोने में तरक्की और डेवलपमेंट का हमें सबूत दिखे। लेकिन बदकिस्मती से मुझे लगभग माँ सिवाय नेशनल हाईवे के 4 लेनिंग का, जिस प्रोजेक्ट को जनाब डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब ने अपने दौर में शुरू किया, उस प्रोजेक्ट के अलावा मुझे ज़मीनी सतह पे कुछ नया नज़र नहीं आ रहा। मैं तो चाहता था कि 2019 के बाद यहाँ पे एक नया दौर शुरू हो, जिसका यहाँ के लोगों के साथ वादा हुआ, लेकिन वो दौर मुझे नज़र नहीं आया। अब कहाँ है वो इन्वेस्टमेंट? अगर ये सही है, अगर आप नंबर के लिहाज से देखें, हाईवेज, तो रेलवेज, तो वो हाईवे पे है, रेलवेज, लेकिन अब और एक हाईवे एक रेलवे, लेकिन उससे मुसीबत यह है ना कि सारा फिगर डिस्टॉर्ट हो जाता है, क्योंकि हाईवे और रेलवे बनने से आपका स्कूल नहीं बनता, आपका अस्पताल नहीं बनता, आपकी सड़कें नहीं बनती, आपका वाटर सप्लाई स्कीम नहीं बनता, आपका वेटनरी सेंटर नहीं बनता। यहाँ यही तो बदकिस्मती है कि आप ओवरऑल फिगर देखें। हाँ बेशक आपका 1000 करोड़ बड़ी मुद्दत के बाद आज दोबारा गूल वापस आने का मौका हासिल हुआ है। शायद पहली बार जब मैं गूल आया, जनाब मरहूम अब्दुल वाहिद शान साहब, अल्लाह मग़फ़िरत करे उन्हें, एक्स MLA हमारे, उनके साथ आया था। उसके बाद शायद ये सबसे बड़ा गैप रहा मेरे यहाँ गूल वापस आने में, लेकिन हालात ही कुछ ऐसे थे
2014 में मैं आया, इलेक्शन का वक्त था। डॉक्टर शमशाद शान साहिबा हमारी कैंडिडेट थी। उस वक्त हमारी उम्मीद थी कि लोगों का वोट हासिल होगा, इलेक्शन जीतेंगे और तरक्की का जो दौर चल रहा था उसको आगे बढ़ाते रहेंगे। लेकिन अल्लाह ताला को कुछ और ही मंजूर था। जम्मू कश्मीर के आवाम ने एक अलग ही फैसला सुनाया और हम अपोजिशन में जाके बैठ गए। उस दिन के बाद इस रियासत में चैन का कोई दिन नहीं देखा। एक उथल पुथल का माहौल रहा, कोई हुकूमत टिकी नहीं। मैं अपनी जगह बैठ के सोच रहा था कि इतना वक्त लगा क्यों यहाँ वापस आने में। लेकिन जब मैं सोचता हूँ कि 2015 जनवरी के बाद इस रियासत में किस तरह के हालात बने, तो वाकई लगता है कि हर 6-8 महीने के बाद कुछ ना कुछ हुआ। 2015 जनवरी में मैंने हुकूमत छोड़ी और फिर महीने लगे नई हुकूमत के आने में। मुफ्ती साहब अल्लाह मगफरत करे उन्हें, चीफ मिनिस्टर बने। उनकी हुकूमत को चंद ही महीने हो गए, वो बीमार हुए और वफात पा गए। वो इस दुनिया से चले गए। फिर महीने लगे नई हुकूमत बनने में। और उसके बाद 2016 का तो हम सबको याद है क्या हालात रहे इस रियासत में। उन हालात से हम निकले तो फिर बीजेपी और पीडीपी की लड़ाई हुई और वो हुकूमत चली गई। और वो हुकूमत गई तो उसके साथ साथ हमारी रियासत भी गई। 2019 हुआ, हम सब बंद थे। महीने लगे हमें बाहर आने में। और तब के बाद एक अजीब सा एक सूरत हाल रहा। समझ में नहीं आता कि जम्मू कश्मीर को किस तरफ धकेला जा रहा है। आजकल के हमारे जो हुक्मरान हैं, उन्होंने इस जम्मू कश्मीर के बारे में क्या सोचा, उनके इरादे क्या हैं, वो क्या हासिल करना चाहते हैं हमारे लिए, समझ में नहीं आता। हाँ, ये हम अक्सर सुनते हैं कि 2018 से पहले कुछ नहीं हुआ। ठीक है ना, अगर नहीं हुआ तो फिर हमें बताएं। अगर कहीं अस्पताल है वो कहां से आया, अगर कहीं स्कूल है वो कहां से आया, अगर कहीं डिग्री कॉलेज बनी वो कहां से आया। मैं ये तो नहीं कहता हूं कि हमने अपने जेब से पैसा निकाल के ये बनाए, मरकज का पैसा आया, लेकिन इस्तेमाल तो यहीं पे हुआ, इस्तेमाल यहां पे हुआ। अगर सरकारी दफ्तर कायम हुए, अगर तहसीलदार बैठा, नायब तहसीलदार बैठा, ब्लॉक डेवलपमेंट अफसर बैठे, तो किसी ने तो फैसला किया होगा उनको वहां बैठाने का। अगर बच्चों के रोजगार के लिए हमने इंतजाम करने की कोशिश की, तो सिर्फ अपने बच्चों को नहीं लगाया। लेकिन 2018 के बाद और बिलखसूस 2019 के बाद अगस्त, हम मजबूर होते हैं पूछने पे कि आखिरकार आप लोगों ने किया क्या, क्या बदला हमारे लोगों के लिए। इस दूर दराज भूल के इलाके में क्या फायदा आया अगस्त 2019 के बाद। कौन सा बेरोजगार नौजवान आज रोजगार लेके बैठा है, कौन सा नया डेवलपमेंट का काम आप लोगों ने शुरू किया, कौन से नए नलके लगे, कौन सा नया बिजली का तार लगा, कौन सा नया बिजली का प्रोजेक्ट लगा, दिखाए हमें। उस वक्त तो आपने कहा था कि इन चंद खानदानों ने जम्मू कश्मीर को तबाह किया,
और हमने जम्मू कश्मीर को इन खानदानों से अब आजाद कर दिया है। अब यहां तरक्की का दौर शुरू होगा। आपको मांगने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बिना मांगे हुए आपको सब कुछ मिलेगा। क्या मिला? हम तो खामोश हो गए। 18-19 में हम बैठ गए। हमने सोचा ठीक है ना, हमसे ही कोई गलती हुई होगी, शायद हम ही फेल हो गए, हमने इस रियासत के साथ इंसाफ नहीं किया, अब शायद यहां के लोगों के साथ इंसाफ होगा। लेकिन आज भी हम इंसाफ के दरवाजे खटखटा रहे हैं। मेरे पीछे आ जाए। जिस अमन का वादा हमसे किया गया था कि 370 हटने के बाद यहां अमन आएगा, कहां है वो अमन? जिस भाईचारे का इंतजार हम कर रहे हैं कि 370 के वजह से जम्मू और कश्मीर को लड़वाया जा रहा था और 370 गायब होते ही जम्मू और कश्मीर में कोई फर्क नहीं रहेगा। हमें कहा गया था कि बच्चों के लिए नई नौकरियां होंगी, बाहर से फैक्ट्रियां लगेंगी। हमें कहा जाता था कि टाटा, अंबानी, बिरला ये सिर्फ रुके हुए थे क्योंकि 370 ने उनको रुकाया था, और 370 हटते ही यहां टाटा साहब भी आएंगे, यहां बिरला साहब भी आएंगे, यहां अंबानी साहब भी आएंगे। ना हमें अंबानी दिखा, ना हमें बिरला दिखा, ना हमें टाटा दिखा। हमारे बच्चे आज भी दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। उल्टा जो थोड़ा बहुत हम कर सके, ज्यादा नहीं, तो यहां जमीन के मालिकाना हक हमने यहां के लोगों को दिए। रोशनी की कानून लाई इस उम्मीद के साथ कि यहां लोग अपना जमीन लेके अपने घर उन पे बसाएंगे। उस पे भी लोगों ने उंगलियां उठाई, कहा ये जमीनी जिहाद है, कहा कि ये कोई साजिश रचाई जा रही है यहां की आबादी को बदलने के लिए। मैंने कहा ठीक है ना, अगर हमसे कोई गलती हुई हो तो जरा बताए कहां पे। बेचारे जिन लोगों ने मेहनत करके पैसा जमा करके वहां रोशनी की स्कीम में पैसा डाला और उस जमीन को अपने नाम लिया, आज उन पे भी उंगलियां उठाई जा रही हैं और उनकी भी जमीनें वापस ली जा रही हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने क्या दिया? हमने कम से कम यहाँ के लोगों को एक आवाज दी, हमने यहाँ के लोगों को एक बोलने का हक दिया, लड़ने का हक दिया, और हमने किसी के ऊपर ज्यादती नहीं की। आज 2019 के बाद वो आवाज भी छीनी गई। आज अखबार वाला अखबार में सच लिखने से डरता है। ये हकीकत है। आप आज अखबार खोलिए, आपको उसमें सरकारी प्रेस नोट के अलावा अगर कुछ दिखा तो गनीमत है। और वो इसलिए नहीं कि अखबार वाला लिखना नहीं चाहता है, वो इसलिए कि बेचारे अखबार वाले को लिखने नहीं देते। अखबार वाला मुंह खोलता है तो पीछे से उसके इश्तिहार काटे जाते हैं। टेलीविजन वाला खोलता है तो पीछे से केबल वाला उसको मजबूर करते हैं तार काटने पे। टीवी चैनल पे कोई खबर सही देता है तो केबल वाले पे दबाव होता है कि पहले नंबर चैनल के बजाय इसको 100 नंबर चैनल पे डालो ताकि ये चैनल किसी को दिखे ही ना। आज बदकिस्मती हमारी ये है कि किसी बेगुनाह की लाश हासिल करने के लिए हमें एहतजाज करना पड़ता है। कहां पहुंचे हम? नौजवान आमिर
श्रीनगर में काम करने गया, क्योंकि यहां रोजगार के उसको कोई दरवाजा दिखा नहीं। उसका बाप आज भी पुलिस की हिफाजत में रहता है, क्योंकि उसने मिलिटेंसी के खिलाफ मुहिम चलाई। आज वो बाप जिसने मिलिटेंसी के खिलाफ, बंदूक के खिलाफ जिद्दोजहद की, आज वो बाप कहता है कि मेरे बेटे की लाश मुझे दे दो ताकि मैं उसको यहां सही तरीके से दफना दूं। क्या इसलिए 2019 अगस्त हम पे ठोसा गया कि आमिर मागरे गूल का एक नौजवान हंदवारा में दफन हो और उसकी कब्र कहां वो तक किसी को पता नहीं। आज अगर उसका बाप उसके कब्र पे फातिहा भी पढ़ना चाहे तो शायद उसको बेटे की कब्र नहीं मिलेगी। तो फिर कहां है हमारे लीडर जो जम्मू 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 करते हैं? क्या गूल जम्मू का हिस्सा नहीं है? फिलहाल इस तरफ साइड आगे से इनको छोड़ो जरा। क्या आप लोग जम्मू के हिस्से नहीं हो? क्या आप लोगों को हक नहीं है कि वो लोग आपकी नुमाइंदगी करें? या क्या उनकी सियासत सिर्फ यही है कि हिंदू को मुसलमान से लड़वाया जाए, जम्मू को कश्मीर से लड़वाया जाए, वोट का बंटवारा किया जाए ताकि यहां के लोगों की आवाज कमजोर हो? नहीं तो वो लोग क्यों नहीं आज सड़क पर बैठे हुए हैं? क्या आमिर मागरे उनका नहीं है? या आमिर मागरे उनके सियासी नारे में जो है उनको डर है कि कमजोरी आ जाएगी? अब कहां है वो लीडर जिन्होंने आप लोगों से वोट लिए, जिन्होंने सालों साल ऐश किए? और अफसोस अफसोस इन दूर दराज इलाकों को नुमाइंदे ऐसे मिले जिन्होंने तरक्की नहीं दी, जिन्होंने आप लोगों को पीछे रखा, जिनको डर इस बात का था कि अगर यहां पे तरक्की आई, अगर आपके सड़क बने, अगर आपके बच्चे स्कूल गए, अगर आपकी बच्चियां कॉलेज गई, तो आप सवाल करना शुरू करोगे, फिर उनको वोट नहीं मिलेंगे। और अपने वोट हासिल करने के लिए उन्होंने आपके तरक्की के दरवाजों पे ताले चढ़ाए। ये थे आपके नुमाइंदे। और आज न सिर्फ आपके तरक्की पे उन्होंने ताले लगाए, बल्कि अपनी जबान पे भी ताले लगे हुए हैं। बात करने के लिए तैयार नहीं। आज 2019 अगस्त के बाद हम मजबूर होते हैं पूछने पे, तो जम्मू कश्मीर के नौजवान का मुस्तकबिल और लद्दाख के बच्चे के मुस्तकबिल में फर्क क्यों? क्या हम एक ही रियासत से पैदा नहीं हुए? क्या अगस्त 2019 से पहले हम एक रियासत नहीं थे? क्या 15 अगस्त 1947 में हम एक साथ इस मुल्क का हिस्सा नहीं बने? तो फिर आज हमारे बच्चों और उनके बच्चों के मुस्तकबिल में फर्क क्यों किया जा रहा है?
आज लद्दाख के बच्चों के लिए नौकरियां रिजर्व, लद्दाख के लोगों का स्टेट सब्जेक्ट भी बरकरार, वहां कोई डोमिसाइल नहीं, वहां बाहर का बंदा न जमीन खरीद सकता है, न नौकरी ले सकता है, न वहां स्कॉलरशिप ले सकता है। लेकिन जम्मू कश्मीर में जमीन भी ले लो, नौकरी भी ले लो, स्कॉलरशिप भी ले लो, वोट भी डालो, सारा कुछ करो। आखिरकार क्या हमें भी हक नहीं है? और जब हम आवाज उठाते हैं तो कहते हैं ये देशद्रोही है, ये एंटी नेशनल है, ये मुल्क के खिलाफ बात कर रहा है, क्योंकि एक मुल्क में एक ही निजाम होना चाहिए। अरे जनाब, यहाँ एक रियासत, जो एक रियासत थी, यहाँ आपने दो निजाम खड़े किए। जब एक रियासत में आप दो निजाम खड़े कर सकते हो, तो क्या हमारा हक नहीं बनता कि हम उस पुराने निजाम के लिए जद्दोजहद करें जो अगस्त में आपने हमसे छीना था? हम जब 5 अगस्त 2019 की बात करते हैं तो हम अपने घर की बात नहीं करते, हम यहाँ के मजलूम को बचाने की बात करते हैं, यहाँ की गुर्बत को कम करने की बात करते हैं, यहाँ की बेरोजगारी को कम करने की बात करते हैं, यहाँ की तरक्की को दोबारा बहाल करने की बात करते हैं, जो 2019 अगस्त में हमसे छीना गया। और हम लड़ते रहेंगे इंशाअल्लाह, जब तक हम में दम है, जब तक हम में सांस है, हम लड़ते रहेंगे, क्योंकि ये इंसाफ की लड़ाई है, ये इंसाफ की लड़ाई है, ये सच्चाई की लड़ाई है। और सच्चाई की लड़ाई में कोई पीछे नहीं हटता, सच्चाई की लड़ाई में कोई पीछे नहीं हटता, और हम पीछे हटने वाले लोगों में से नहीं हैं। लेकिन हमें भी अपनी जगह एहतियात करना होगा, क्योंकि साजिश रचाने वाले बहुत लोग आएंगे। आज दो साजिशें एक साथ चलाई जा रही है, एक वोट के बंटवारे की, एक वोट के बंटवारे की। दिल्ली ने यहां अलग अलग तंजीमें पैदा की हैं, जिनका मकसद सिर्फ यही है कि इन इलाकों में वोट का बंटवारा हो, चिनाब में, पीर पंचाल में और खासकर कश्मीर में। एक इस साजिश से आपने बचना है, और दूसरा डीलिमिटेशन के नाम पे ये हमें लड़वाने की कोशिश करेंगे। नहीं तो ना, डीलिमिटेशन में आपका हक बनता है असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी मामला, और आपको अगर हक के बुनियाद पे फैसले हों, अगर इंसाफ और सच्चाई के बुनियाद पे फैसले हों, तो फिर भूल का अपना असेंबली हल्का बनना ये तो जाहिर सी बात है। और इंशाअल्लाह इसके लिए जो हमारे मेंबर डिस्ट्रिक्ट ये डिलिमिटेशन कमीशन में है, 3 मेंबर पार्लियामेंट, बेशक वो कश्मीर के हैं, चाहे वो फारूक साहब हो, चाहे मसूदी साहब हो, चाहे लोन साहब हो, उन तीनों को मैं यहां से जाके आपका पैगाम पहुंचा दूंगा कि यहाँ पे आपके असेंबली हल्के के लिए उनको वहां पे जद्दोजहद करना होगा, उनको अपनी वहां पे आवाज उठानी होगी। और इंशाअल्लाह जब उसमें पहले कदम पे हमारी कामयाबी होगी, फिर दूसरा कदम आएगा। जब असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज बढ़ेंगी तो जाहिर सी बात है कि डिस्ट्रिक्ट भी बढ़ने चाहिए, डिस्ट्रिक्ट भी बनेंगे, और नए डिस्ट्रिक्ट बनेंगे तो उसमें आपका क्लेम भी आ जाता है एक पहाड़ी डिस्ट्रिक्ट के लिए। लेकिन ख्याल इस बात का जरूर रखिएगा कि इन लोगों की साजिशें जो है वो कामयाब नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। आप लोग सच, अगर आज तो वोट का मशीन हमारे सामने है नहीं,
इसलिए मैं कोई वोट मांगने नहीं आया हूं, कोई आपसे हासिल करने नहीं आया हूं, सिर्फ आपसे गुजारिश करने आया हूं कि आप बात सुनिए, सुनने के बाद इस पर गौर करिए और मेरी कोई भी बात अगर आपको दुरुस्त लगे तो जब फैसला करना होगा सही फैसला करें। फैसला उन डेली वेजरों के लिए करिए जिन डेली वेजरों के साथ भी इन लोगों ने नाइंसाफी की। कितना इन डेली वेजरों को बेचारों को चलाया। हर सरकारी फंक्शन में अक्सर इन डेली वेजरों को कहते हैं ना, आओ इस फंक्शन में आओ, आपका यहाँ पे ऑर्डर निकलने वाला है। बेचारा डेली वेजर पहुंचता है उस फंक्शन में इस उम्मीद के साथ कि बस ये आज हमारा फैसला होगा। कोई फैसला नहीं होता, बेचारा डेली वेजर वापस निकल जाता है। सालों साल उस डेली वेजर को इसी ये मसले में से फंसाया हुआ है। इंशाअल्लाह आने वाले इलेक्शन के बाद जब नए सिरे से नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत होगी, तमाम डेली वेजरों के मसले भी हम हल करेंगे और उसके साथ साथ जो हमारे डॉक्टर शमशाद साहिबा ने शिकायत की कि यहाँ के डीडीसीज और पंचायतों के पावर्स के बारे में, ये सही है। इनको इलेक्शन में खड़ा किया, इनको जितवाया, फिर दुनिया को दिखाया कि देखिए जनाब हमने कश्मीर में जमहूरियत कायम की। लेकिन जब इनसे कहा जाता है कि फाइल पे दस्तखत करो तो वहां पता चलता है कि इनके पावर्स ही नहीं है। इंशाल्लाह डॉक्टर साहिबा आपके पावर्स आपको मिलेंगे और उस फाइल पे जिसके तहत आपको पावर्स मिलेंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ मिनिस्टर का दस्तखत होगा, जिससे कि हम आपको नए सिरे से पावर देंगे। अल्लाह करे कि हम इस रियासत को इस मुसीबत से निकाल पाए हैं। मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के हमारे सदर जनाब फारूक साहब की तरफ से बिलखसूस आप सब साथियों का तहे दिल शुक्रगुजार हूं जो डीडीसी इलेक्शन में आप लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को कामयाबी दी। क्योंकि मरहूम वाहिद शान साहब के उस इलेक्शन के बाद पता नहीं हम जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत में बैठे हुए हैं, पता नहीं हमसे क्या गलती हुई कि हम दोबारा ये सीट जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस की झोली में लाके वापस रख नहीं सके। इसमें कसूर कभी आपका नहीं है, क्योंकि इलेक्शन में कसूर वोटर का नहीं होता। इलेक्शन में कसूर अगर होता है तो तंजीम का होता है। अगर हम आपको नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में वोट डालने के लिए तैयार नहीं कर सके तो कसूर वोटर का नहीं है, कसूर नेशनल कॉन्फ्रेंस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत का है। लेकिन तब भी डीडीसी इलेक्शनों में आपने थोड़ा सा हमें इशारा दिखाया है कि शायद गुंजाइश है कि हम इस सीट को दोबारा नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए जो है जितवा के ला सकेंगे। अब हमारा काम है कि आपके दरमियान और बाकी हम सब जो स्टेज के ऊपर बैठे हैं, एक जो फासला बना हुआ है उस फासले को हम दूर करें, एक तालमेल जो है हम बनाए रखें। और मैं जनाब फारूक साहब की तरफ से आपको ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि जो भी हमारे यहाँ गूल के आपके लोगों के डिमांड है, चाहे उनको पार्लियामेंट में उठाना हो, चाहे किसी और फोरम में उनको उठाना हो, हम आपकी बात करते रहेंगे, आपके लिए लड़ते रहेंगे। आप सिर्फ अल्लाह ताला से दुआ करें कि हमें वो तौफीक दे कि हम इस इलाके को, इस रियासत को, जम्मू कश्मीर को इस तबाही और बर्बादी से बचा सकें। मैं डॉक्टर साहिबा आपका, आपके तमाम साथियों का तहे दिल शुक्रगुजार हूँ कि आपने ये प्रोग्राम रखा। बड़े अरसे के बाद इस तरह के प्रोग्राम से मुखातिब होने का मुझे मौका हासिल हुआ। यकीन माने 2019 अगस्त के बाद ये सिर्फ मेरा दूसरा जलसा है, लेकिन अब सालों साल वापसी का मैं इंतजार नहीं करूंगा। इंशाल्लाह जल्दी वापस आके दोबारा आपसे मुलाकात होगी। उस वक्त इस बार शायद हम जुलूस नहीं निकाल सके,
अगली बार कामयाबी का जुलूस निकाल के यहाँ से जाएंगे। अल्लाह आपको अपनी हिफाजत में रखे, आपके घरों को आबाद रखे। इन्हीं अल्फाजों के साथ अगर आप भी अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं और बहुत सी सरकारी नौकरियों पर दांव खेल चुके हैं, लेकिन अभी तक सफलता आपके हाथ नहीं लगी है, तो कैरियर अड्डा जम्मू कोचिंग इंस्टीट्यूट है आपके लिए बेस्ट ऑप्शन। कैरियर अड्डा जम्मू में हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता हासिल करने के लिए बेहतरीन तरीके से तैयार किया जाता है। कैरियर अड्डा जम्मू में फ्री कोचिंग का प्रावधान है, तो फिर देर किस बात की। जल्द कैरियर अड्डा जम्मू में आए और अपने सुनहरे भविष्य के लिए सोमवार से शुरू हो रहे JKP सब इंस्पेक्टर तथा अन्य सरकारी नौकरियों के बैचेस में अपनी सीट बुक कराएं। हमारा पता है गुरुद्वारा रोड ऑपोजिट डॉक्टर दारा सिंह क्लिनिक, रेहाड़ी चुंगी, जम्मू। GK अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।